Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9. Here is the fifth video of this chapter, Globalization. In this video, we will study about second consequences of globalization, economic globalization. Let's start the topic. Economic globalization. While everything may not be known about the economic facts of globalization, this particular dimension shapes a large part of the content and directions of the contemporary debates सराउंडिंग ग्लोबलाइजेशन. बेसिकली बेटा जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम ज़्यादातर या डायरेक्टली इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं. और हम लोग जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज मतलब इट इज़ अ अजम्पशन दैट इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक or the economies of the different nations. A part of a problem has to do with defining economic globalization itself. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कैसे करें और डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. The mention of economic globalization draws our attention immediately to the role of international institution लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हम कई बार बेटा इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी हम लोग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इट्स मेजॉरिटी रिलेटेड एंड कनेक्ट्स itself with the International Monetary Fund, with the World Trade Organization, with the World Bank, WTO, IMF, and the role they play in determining economic पॉलिसीज़ अक्रॉस दी वर्ल्ड. यार किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस दूसरे नेशंस की इकोनॉमीज़ को डेवलप करने वाली पॉलिसीज़ को बनाने में और उसे इम्प्लीमेंट करने के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज़ येट ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी व्यूड इन सच नैरो टर्म. बट प्लीज़ हमें ये चीज़ याद रखनी कि ग्लोबलाइजेशन ना बहुत एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में काम नहीं करता. इसका एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ ये काम करता है. ठीक है. और एक लार्ज एरिया और टाइम एंड नीड के साथ इसने अपने आप को एक्सपैंड भी किया है. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी एक्टर्स अदर देन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं या फिर ये कह सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं आज के समय में. A much broader way of understanding the economic globalization requires us to look at the distribution of economic gains, that is, who gets the most from the globalization and who gets the less, indeed who losses from it. और बेसिकली किस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, किसको कम प्रॉफिट मिलता है, उसके पीछे रीज़न क्या है. ये सभी की सभी चीज़ें जब आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें उसके साथ हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज़ what is often called economic globalization usually involves greater economic flows amongst the different countries of the world. बेटा जब भी हम लोग ग्लोबल लेवल पर या फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये बात करते हैं दैट की गुड्स और सर्विसेज का एक नेशन से दूसरे नेशन में फ्लो होना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है. बट इट इज़ मच मोर देन दिस and some of this is voluntary or some forced by the international institutions and the powerful countries. और कई बार बेटा हम सब लोग जानते हैं शॉक थेरेपी का एग्जांपल हमारे पास है. जब आप नेशंस को फोर्स करते हैं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए, और हम लोग ये देखते हैं दैट कि कई बार इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में एंटर करना किसी एक नेशन की इच्छा होती है और कई बार उसे फोर्स किया जाता है. और ये फोर्स बेटा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि उस नेशन को एक लालच दिया जाए, एक इच्छा दिखाई जाए कि भैया एंड में आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे. बट मीनवाइल जो प्रोसेस है उसमें उसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता. तो समटाइम्स इट्स फोर्स्ड एंड समटाइम्स इट इज़ बाय द विल ऑफ द नेशन. एंड एज वी सॉ in the examples of the beginning of this chapter, this flow of exchange can like various forms like commodities, capital, people, idea, etc. Globalization has involved greater trade in the commodities.
across the globe, the restrictions imposed by different countries on allowing the इम्पोर्ट एंड अदर कंट्रीज़ हैव बीन रिड्यूस। पर कई हद तक बेटा हम लोग ये देखते हैं कि कुछ नेशंस के अंदर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट होना इम्पोर्ट होना बहुत ज़्यादा फ्रीली होता है। कई बार जो नेशंस हैं वो इन रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते हैं कंट्रीज़ के ऊपर कि भैया क्या चीज़ें आपको इम्पोर्ट करनी है और क्या चीज़ें आप इम्पोर्ट नहीं करना चाहते, जस्ट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ इन द इकोनॉमी। ये ज़्यादातर नेशंस इसलिए करते हैं। सिमिलरली, the restrictions on movement of the capital across the countries have also been reduced, and in operational terms it means that investors in rich countries can invest their money in the countries other than their own। यानी कि बेसिकली आपने मार्केट को क्यों ओपन करवाया है, आप क्यों चाहते हैं कि आपको दूसरे नेशंस के अंदर भी स्पेस मिले अपना सामान बेचने के लिए या वो देश आपका सामान खरीद सके। तो इट इज़ लाइक द मूवमेंट where the nation were asked to open their economies, जिसकी हेल्प से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जो बिग नेशंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स आपके देश में भी जाके बेच सके। ठीक है, जिससे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मार्केट, डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ के लोग हैं, उनके साथ भी ट्रैवल और ट्रेड कर सके। एंड globalization has also led to the flow and idea across the national boundaries. The spread of internet and computer related services is an example of that, but globalization has not led to the same degree of increase in the movement of the people across the globe। बेसिकली बेटा हम लोग ये याद रखेंगे, जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की डिफाइन करते थे तो हम लोग पीपल के फ़्लो की, कमोडिटीज़ के फ़्लो का बात करते हैं। ठीक है, पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि बाकी सब चीज़ों के फ़्लो को जब आप कंपेयर करते हैं पीपल के फ़्लो से, तो पीपल का फ़्लो कम है कमोडिटीज़, आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के फ़्लो के कंपेयर में। ठीक है, developed countries have carefully guarded their borders with visa policy to ensure that the citizens of other country cannot take away the jobs of their own citizens। यानी कि वो वीज़ा सिस्टम से कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन दूसरे देशों की उनके देशों में ना आए, जिससे उनके देशों के लिए जो वो फूड है, सर्विसेज हैं या जो बाकी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का, वो ज़्यादातर उनके देश के लोगों को मिले, ना कि उन देश के लोगों को जो कि दूसरे देश से माइग्रेट होकर वहाँ पर आ जाएंगे। एंड in thinking about the consequences of the globalization, it is necessary to keep in mind that the same set of politics do not lead to the same results everywhere। ये बेटा जर्नल है एंड इट्स अ वेरी कॉमन सेंस कि एक टाइप का पॉलिसी से सेम टाइप के रिजल्ट्स हर एक नेशन में एक जैसे नहीं मिलेंगे, उसमें वेरिएशन हमेशा हमें देखने को मिलेगा। पॉलिसीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यानी कि ग्लोबलाइजेशन चाहता है कि हर एक देश कैपिटलाइजेशन के साथ काम करे, बट कैपिटलाइजेशन हर एक देश को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हर एक नेशन को डेवलप्ड बना देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ये जो मिथ है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, कैपिटलाइजेशन के नाम पर, उसे कहीं ना कहीं समझना ज़रूरी है हर एक नेशन को फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली। एंड adopted by the governments in the different parts of the world, this has generated vastly different outcomes in the different parts of the world. It is again crucial to pay attention to specific context rather than make simple generalization in this connection। यानी कि हम उसे बिल्कुल एक ना आम चीज़ की तरह ना देखें कि ग्लोबलाइजेशन है तो आपको कैपिटलाइजेशन ही इम्पैक्ट देगा ज़्यादा, या फिर एक ही टाइप का पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आपको वर्क करने पड़ेंगे। बट येस, यहाँ पर नेशंस को इकट्ठा होकर बात करने की ज़रूरत है और एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है ताकि आप ग्लोबलाइजेशन के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो आपसे फ़ायदा ना उठाएं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया जाए जो कि पॉजिटिव आउटकम्स या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ला कर दें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एन इंटेंस डिवीजन of the opinion all over the world, and those who are concerned about social justice are worried about the extent
of state withdrawal caused by process of economic globalization। बेसिकली बेटा हम लोग जब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो मैंने आपको तब भी बताया कि नॉर्मली ये एक अजम्पशन है कि गवर्नमेंट को एक सिर्फ इतना काम करना चाहिए कि नेशन के अंदर रहने वाले लोगों की सेफ्टी मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहा जाए, ज़्यादा कुछ काम नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा वो काम करेगी तो क्या होगा कि वो सोशल वेलफेयर वर्क के अंदर फंस जाएगी और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट ओनर्स या प्राइवेट इंडस्ट्रीज निभा पाएंगी वो नहीं करेंगी। और गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगी तो शायद कैपिटलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन उस तरीके से काम ना कर पाए। इट इज़ जैसे अजम्पशन। तो इसीलिए ये माना जाता है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें तब ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब पॉलिटिकली गवर्नमेंट अपना सोशल सेफ्टी नेट वाला प्रोसेस या अपना वेलफेयरिस्टिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे ख़त्म करने की कोशिश या कम करने की कोशिश करती है, तब ये ज़्यादा होता है। एंड दे पॉइंट आउट दैट इट इज़ लाइकली टू बी बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनको फ़ायदा दे रहा है जो कि रिच हैं, जो कि उस चीज़ के लिए यूज टू हैं, ठीक है, जो पहले से ही स्ट्रेंथन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। बट जो पुअर है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, पहले से ही एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करता आया है, वो उस तरीके से बेनिफिट नहीं ले पाता। एंड वाइल द impoverishing those who were dependent on the government for jobs and welfare, education, health and sanitation etc। अब जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है उसको आप एकदम से छोड़ दोगे उसकी हेल्प करना, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दे हैव एम्फसाइज द नीड टू इंश्योर द इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए। और यही सेफ्टी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सोशल सेफ्टी नेट्स, जो कि ज़रूरी हैं उन डिप्रेस क्लासेस के लिए और या उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कि गवर्नमेंट के ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़, और ये सोशल सेफ्टी नेट जो हैं यही उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं और या मिनिमलाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वीक इकोनॉमी है उसके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना देखने को मिले। Many movements all over the world feel that the safety nets are insufficient और unworkable। कई बार ये देखने को लगता है या देखने को मिलता है कि ये जो सेफ्टी नेट्स हैं ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने नेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, स्पेशली द पुअर वंस। तो इसलिए इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर काम करने की ज़रूरत है। That have called for the halt for the forced economic globalization, for this results would lead to the economic ruin for the weaker countries। और अगर ऐसा नहीं होगा, वो स्ट्रेंथन होकर काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स क्या मिलेगा? एक वीक इकोनॉमी या फिर एक ख़राब इकोनॉमी, स्पेशली फॉर पुअर विद इन दीज कंट्रीज। और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को उनको मिलेंगे जो कि पहले से ही पुअर है, और उस पुअर नेशन में जो और ज़्यादा पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस पर अंडर डेवलप्ड नेशंस को फोर्स करना उनकी पॉलिसीज़ को मानने के लिए एंड ऑल, तो ये एक रिकॉलोनाइजेशन का तरीका है उन नेशंस की इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करने का, ठीक है। मैंने कहने के लिए वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, कहने के लिए वो एक सोवरन नेशन है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमीज़, उनके पॉलिसीज़, उनके प्रोग्राम्स आर रूल एंड रन बाय दीज डेवलप्ड कंट्रीज़। नेक्स्ट इज, advocates of economic globalization argues that it generates greater economic growth and well-being of the large sections of the population when there is deregulation। यानी कि जब ये सब चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, जब चीज़ों को और ज़्यादा डीरेगुलेट किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आने लगते हैं। Greater trade among the countries allow each economy to do what it does best, ठीक है, and this would benefit the whole world। they also argue that the economic globalization is inevitable। obviously बेटा हम आज के टाइम पीरियड पर एक ऐसी चीज़ से हटकर या बचकर या अपने आप को रोक कर रिजिड कर कर आप नहीं रह सकते। और एक आज के समय में ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा दौर है, एक ऐसा टाइम है विच इज़ लाइक इनएविटेबल, जिसको होने से आप बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज़,
एंड इट इज़ वाइज टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ दी, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो एक इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा. More moderate supporters and the globalization says that the globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically. यानी कि आपको, अब आपने ग्लोबलाइजेशन में एंटर किया है एज अ नेशन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट और किसी भी तरीके से, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप थोड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले बने और इंटेलिजेंटली पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करें, उसे अप्लाई करें अपने नेशन के ऊपर. Next is what, however, cannot be denied is the increased momentum towards the interdependence and integration between the government, business, ordinary people in different parts of the world as a result of the globalization. But एक चीज़ है बेटा जो हम जिसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, मानने से मना नहीं कर सकते हैं कि जब भी आप ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो इट इज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस है नेशंस के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल, डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये इतना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस बना हुआ है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू विल गेट पार्ट ऑफ इट, और इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको फेस करने को मिलते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज विच इज़ द cultural consequences.